नमस्कार, आप सबका बहुत स्वागत है द हिमांशु ट्यूटोरियल के इस नए एपिसोड में। आज हम लोग बात करेंगे बाल्यावस्था और विकास के विषय में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब भी हम लोग बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में, तो कहीं ना कहीं उसमें एक चीज़ हमें देखना होता है कि बालक का विकास का क्रम क्या होता है, बालक का विकास किस प्रकार से होता है। तो उसी क्रम में आज हम लोग देखेंगे बाल्यावस्था और विकास। तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं सबसे पहले बाल्यावस्था और विकास के विषय में जानने के लिए। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जो बाल्यावस्था है उसको मुख्यतः 3 भागों में विभक्त किया गया है, जिसे हम लोग जानते हैं शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था के विषय में। तो शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था से पूर्व भी चर्चा आता है भ्रूणावस्था के बारे में, जिसे हम लोग पिंडावस्था भी कहते हैं, भ्रूणावस्था भी कहते हैं और इन्फेंटी एज भी कहते हैं। तो उसमें आइए हम लोग देखते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो शैशवावस्था है वो 0 से 6 वर्ष की आयु को कहते हैं, जिसमें हम लोग शैशवावस्था को कुछ विभिन्न नामों से भी जाना जाता है, जैसे खेल की अवस्था, उसके साथ साथ खिलौने की आयु, उसके साथ साथ और इसको अलग नामों से भी हम लोग जानते हैं। जैसा कि आइए आगे भी हम आपको बता रहे हैं, इसको हम अनुकरण की अवस्था भी कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जब बच्चा शैशवावस्था में होता है तो उस समय बच्चे में काल्पनिक शक्तियाँ ज़्यादा होती है। जब बच्चा किसी जहाज़ को उड़ते देखता है तो हम लोग देखे होंगे कि जब छोटा बच्चा होता है तो उससे हम पूछते हैं कि बेटा बड़े होके क्या बनोगे, तो वो बच्चा बताता है कि हम पायलट बनेंगे, हम भी जहाज़ उड़ाएंगे। तो जो ये शैशवावस्था है, इसमें क्या होता है कि कल्पना शक्ति की अधिकता पाई जाती है। साथ ही साथ हम इस अवस्था में ये भी देखते हैं कि बालक में नैतिकता का अभाव होता है। बच्चे को क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है, इस बात का उस बालक में थोड़ा सा भी कहें तो समझ नहीं होता है। तो ये ऐसी आयु है जिसमें हम कह सकते हैं कि इसमें नैतिकता का भी अभाव पाया जाता है। तो बाल्यावस्था, शैशवावस्था और किशोरावस्था में सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं शैशवावस्था के विषय में। तो शैशवावस्था में आइए हम लोग इनकी विशेषताओं के विषय में भी जानते हैं। इस अवस्था की विशेषता ये है कि ये जो अवस्था है वो स्वार्थपन का भावना होता है। बच्चे, यदि उदाहरण के तौर पे हम समझने का प्रयास करें इस अवस्था को, तो हम लोग देखते हैं कि जब एक छोटा बच्चा होता है, अगर उसके हाथ में कोई खिलौना हो, कोई चॉकलेट्स हो या कोई ऐसे वस्तु हो जो उसे बेहद पसंद है, साथ ही अगर एक दूसरा भाई है या आप स्वयं उस बच्चे से जब उस वस्तु को मांगने का प्रयास करेंगे तो बालक क्या करता है कि वो उसे देने से इनकार कर देता है। कहीं ना कहीं वो ये कहता है कि ये मेरा है, मैं इसे नहीं दे दूंगा, मैं खाऊंगा, मैं खेलूंगा। तो ये वाली जो भावना है वो इस अवस्था में प्रबल होती है बच्चे के अंदर। जिज्ञासा, देखिए एक और विशेषता है कि इस उम्र के जो बच्चे होते हैं, शैशव काल में जो बच्चे होते हैं, उनमें कहीं ना कहीं जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है। बच्चे जानने का कोशिश करते हैं। बच्चे, अगर आप कुछ किसी भी वस्तु को उसको दिखाएंगे, उस बालक को दिखाएंगे, तो उसमें तमाम तरह के प्रश्न मन में उसके प्रश्न आएंगे और वो बच्चे आपसे पूछते हैं ये क्या है, ये क्यों है, ये कैसे है, ये क्या हुआ। तो ये जो सारे जिज्ञासाएं हैं इसी उम्र में प्रबल रहती हैं। बच्चे में जानने की इच्छा जागरूक होती है और वो बच्चा आपसे प्रश्न करता है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इस अवस्था को परिभाषित किया है, आइए हम लोग उसके विषय में भी जानते हैं। एक मनोवैज्ञानिक हुए वैलेंटाइन, उन्होंने कहा है कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। बच्चा इसमें बहुत सी गतिविधियों को सीखता है। बच्चा इस उम्र में बहुत सारे ऐसे क्रियाकलापों को सीखता है जो आजीवन उसके साथ बना रहता है। एक और मनोवैज्ञानिक हुए जिन्हें हम लोग सिगमंड फ्रायड के नाम से जानते हैं। जी हाँ, आप सभी को पता है कि सिगमंड फ्रायड एक ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिनके सिद्धांत सदैव आपको आपके पाठ्यक्रम में, आपके बीएड या डीएलएड जो भी प्रशिक्षु हैं, उनको बड़ा ही रुचिकर
सिद्धांत हैं जिनको हम लोग पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो सिगमंड फ्राइड ने शैशवावस्था के विषय में कहा था कि जो ये अवस्था है, ये जो शैशवावस्था है उसके विषय में सिगमंड फ्राइड कहते हैं कि इस अवस्था में काम प्रवृत्ति की अधिकता होती है। जैसे जब बालक 2 वर्ष का होता है, 1 वर्ष का होता है, तो उसमें स्तनपान करने की जो एक प्रवृत्ति होती है, जब बच्चे को भूख लगती है तो कहीं ना कहीं वो बालक स्तनपान करता है। तो ऐसे में कहते हैं सिगमंड फ्राइड कि इस उम्र में जो काम की है वो अधिकता पाई जाती है। आइए अब हम लोग बात करेंगे बाल्यावस्था के विषय में कि बाल्यावस्था कौन सी अवस्था है, इस अवस्था की क्या विशेषताएं हैं और मनोवैज्ञानिकों ने किस प्रकार से बाल्यावस्था को परिभाषित किया है। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष के आयु में जो बच्चे होते हैं वो काल बाल्यावस्था का काल है। आइए हम लोग जानते हैं कुछ और नामों से बाल्यावस्था को जाना जाता है, जैसे विद्यालय का प्रारंभिक अवस्था, गैंग एज अर्थात समूह की अवस्था, जीवन का निर्माण काल भी इसे कहा जाता है। साथ ही साथ हम लोग समूह में जब बच्चा बाल्यावस्था में होता है, जब विद्यार्थी बाल्यकाल में होता है तो वो गैंग में रहना पसंद करता है। ठीक है, खेल की आयु भी इसे कहते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषित किया है, सिगमंड फ्राइड ने भी बाल्यकाल को परिभाषित करते हुए कहा है कि जो बाल्यावस्था है वो निर्माणकारी अवस्था है, क्योंकि बच्चे इसी उम्र में विद्यालय जाना प्रारंभ करते हैं। बच्चे समाज से कहीं ना कहीं इंटरेक्ट करते हैं, बच्चे समाज में जाते हैं और समाज से, विद्यालय से सीखना प्रारंभ करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये निर्माण काल भी है जिसे सिगमंड फ्राइड कहते हैं। एक मनोवैज्ञानिक हुए किलपैट्रिक, उन्होंने कहा कि जो बाल्यावस्था है वो प्रतिद्वंदिता का अवस्था है। इस उम्र में बच्चे लड़ना, झगड़ना, आपस में खेल में लड़ जाना, बातों में एक दूसरे पे झड़प कर जाना, ये सारी प्रवृत्ति देखने को मिलती है। अब हम लोग बात करेंगे किशोरावस्था के विषय में। जी हाँ, किशोरावस्था नाम सुनते ही एक मानस पटल पे एक ऐसा चित्रण प्रस्तुत होता है जो कि उलझन, तनाव, बहुत सारे ऐसी चीज़ों के विषय में जब किशोरावस्था का नाम आता है तो हमारे मानस पटल पे वो सारे चित्रण प्रस्तुत हो जाते हैं। जी हाँ, किशोरावस्था का काल 12 से 18 वर्ष का होता है। किशोरावस्था में जब बालक प्रस्तुत अपने आप को जब किशोरावस्था में पाता है, जब प्रारंभ होता है उसका किशोरावस्था प्रारंभ होते ही तमाम तरीके के उलझन, तमाम चिंतन, मनन, ये सारी चीज़ें प्रारंभ हो जाती है जब बालक किशोरावस्था में पहुंच जाता है। तो कुछ उपनाम भी हैं किशोरावस्था के, जैसे कि आंधी और तूफान की अवस्था, उलझन की अवस्था, परिपक्वता की अवस्था, झड़प की अवस्था और साथ ही साथ दुखों की अवस्था, और लास्ट में हम कहें तो तार्किक चिंतन की अवस्था। तार्किक चिंतन इसलिए कि जब बालक किशोरावस्था में होता है तो उसमें सोचने और समझने की प्रवृत्ति विकसित कर जाती है। सोचने और समझने की जो शक्तियां हैं उसका विकास हो जाया करता है उस समय में। तो कुछ मनोवैज्ञानिकों का मत क्या है, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने किशोरावस्था के विषय में क्या कहा है, आइए हम लोग उस विषय में बात करते हैं। एक मनोवैज्ञानिक हुए स्टैनले हॉल, इस नाम को से आप सभी प्रशिक्षु परिचित होंगे। तो स्टैनले हॉल ने कहा था कि जो किशोरावस्था है वो आंधी और तूफान की अवस्था है। आंधी तूफान की अवस्था कहने का तात्पर्य ये है कि इस अवस्था में जब बालक पहुंच जाता है तो वो भावनाओं में भी बह जाता है। वो बालक अलग अलग क्षेत्रों में भी अपने आप को प्रवेश करा देता है, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक हो। तो भावनाओं का भी विकास इस अवस्था में पाया जाता है। तो स्टैनले हॉल ने कहा था कि जो किशोरावस्था है वो आंधी और तूफान का अवस्था है। एक और मनोवैज्ञानिक हुए जिन्हें हम लोग जानते हैं किलपैट्रिक के नाम से। किलपैट्रिक ने कहा था कि किशोरावस्था सबसे कठिन काल है। कठिन काल क्यों है? कठिन काल इसलिए है कि एक उदाहरण के तौर पे हम आपको समझाते हैं। जब बालक
किशोरावस्था में चला जाता है, 12 से 18 वर्ष की आयु में रहता है, तो चाहे वो शैक्षिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, इन सभी प्रकार तमाम प्रकार के जो चीज़ें होती हैं वो कहीं ना कहीं उस पर हावी होना प्रारंभ करती है। बच्चा ये निर्णय नहीं ले पाता है कि उसको क्या करना है। बच्चा अपने देखिए इस उम्र में एक और चीज़ होता है कि बालक अपने दोस्तों के साथ देखा देखी, जैसे एक उदाहरण के तौर पे हम समझें कि एक विद्यार्थी है जो 12th क्लास में पढ़ता है, अगर वो विज्ञान संकाय को चयनित करता है कि मैं आगे की पढ़ाई विज्ञान विषय से करूँगा, तो दूसरा भी उसका साथी कहीं ना कहीं ये भी उस अपने साथी के साथ हो करके और वो अपने आप को भी उसी के तरफ मोड़ लेता है। तो कहीं ना कहीं ये कठिन काल इसलिए है कि ये काल निर्णय नहीं ले पाता है। निर्णय लेने में कहीं ना कहीं उलझन होता है कि क्या करूं, कैसे करूं, क्या उचित है, क्या अनुचित है। इन सारी उलझनों में किशोरावस्था के बालक फंसते जाते हैं। एक मनोवैज्ञानिक हुए रॉस साहब ने कहा था कि जो किशोरावस्था है वो शैशवावस्था का पुनरावृत्ति है। पुनरावृत्ति का तात्पर्य है कि जो कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो शैशवावस्था में पाए जाते हैं, वही लक्षण सेम किशोरावस्था में भी पाया जाता है। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे समझाऊं कि कामुकता, काम की प्रबलता, वहाँ पे उस जब शैशवावस्था में हम लोग ने देखा था काम की प्रबलता में, तो वहाँ पे देखा गया था स्तनपान करना, तमाम तरीके के उदाहरण मैंने आपको बताए थे। जैसे ही बालक शैशवावस्था में पहुंचता है तो शैशवावस्था में सेक्सुअल डिज़ायर उसका बढ़ जाता है, कामुकता बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं ये अवस्था रॉस के अनुसार, रॉस साहब ने कहा था कि शैशवावस्था का पुनरावृत्ति है किशोरावस्था। एक और मनोवैज्ञानिक है वेलेंटाइन ने कहा था कि जो किशोरावस्था है वो अवस्था अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय है। इस उम्र में बच्चे आपराधिक गतिविधियों को भी कर जाते हैं, जाने अनजाने में उनसे अपराध भी हो जाती है। तो इसलिए इन्होंने इस बात को कहा था। आइए अब हम लोग समझते हैं कि किशोरावस्था की विशेषताएं क्या है। तो किशोरावस्था के विशेषताओं के विषय में जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले होगा सामाजिकता की भावना है उसका भी विकास हो जाता है इस अवस्था में। ये दीवा स्वप्न की अवस्था भी है। विशेषता एक और है कि इसमें दीवा स्वप्न बहुत ज़्यादा आते हैं, ख्वाबों में ज़्यादा खो जाते हैं बच्चे इस उम्र में। और उसके बाद अगर हम लोग विशेषताओं की बात करें तो समाज सेवा, नेतृत्व करने की जो भावना है वो बढ़ जाती है इस अवस्था में। साथ ही साथ और हम लोग अगर देखें तो सुखद आनंद की चाह, मतलब डिज़ायर, लग्जरी लाइफ, आराम, इन सभी चीज़ों के विषय में जब बच्चा सोचना प्रारंभ कर देता है तो वो काल है शैशवावस्था में। आगे हम लोग विशेषताओं के विषय में बात करेंगे तो इसमें आपराधिक प्रवृत्ति भी बढ़ जाती है। इस अवस्था में जो मित्रता होती है वो घनिष्ठ हो जाती है, लेकिन इसके ठीक उल्टा जब बाल्यावस्था में होता है तो झड़प, लड़ाई, एक दूसरे से मित्रता होना, टूट जाना। लेकिन जो मित्रता किशोरावस्था में होती है वो आजीवन हो जाती है, वो मित्रता प्रगाढ़ हो जाती है बच्चों में। और एक विशेषताओं के विषय में हम लोग बात करें, एक और विशेषता है जिसको हम लोग जानते हैं कि विचारों में मतभेद मतलब कि अगर दो बालक हैं इस उम्र के तो दोनों के विचारों में कहीं न कहीं मतभेद पाया जाता है। तो अभी हम लोग समझ रहे थे किशोरावस्था के विषय में। हमने देखा बाल्यावस्था और विकास, जिसमें हमने देखा शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। इन अवस्थाओं को समझने के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि सबसे पहले हम लोग ये समझें कि जो कौन से ऐसे क्रियाकलाप हैं जो इन अलग अलग अवस्थाओं को प्रदर्शित करता है। तो वैसे प्रशिक्षु जो बीएड और डीएलएड कर रहे हैं उनके लिए ये जो आज का टॉपिक था, चाहे आप सीटेट के लिए तैयारी कर रहे हो, जो शिक्षक परीक्षाएं होती हैं, जो शिक्षक बनने के लिए परीक्षाएं सीटेट आप पास करते हैं, उसमें भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आज का जो हमने आपके साथ साझा किया है। आगे भी एक
अलग अलग टॉपिक को आपके सामने लेकर हम लोग आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।